कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हमारे विशेषज्ञ आपको बताने वाले हैं कि खरीफ दलहनी फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए खेत की तैयारी कैसे की जाए। लेकिन उससे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला में 90% अनुदान पर नए रियरिंग तालाब निर्माण की है योजना। गुमला जिले के मछली पालकों के लिए वेद व्यास आवास योजना। मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा विशाल। अब समाचार विस्तार से। जिला मत्स्य विभाग गुमला की ओर से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के मछली पालकों के निजी जमीन पर नए रियरिंग तालाब बनाने की योजना है। इस योजना के तहत लाभुक के पास 2 जमीन होना चाहिए। प्रति एकड़ रियरिंग तालाब की योजना लागत 3 लाख रुपये है। इसमें चयनित लाभुकों को 90% अनुदान दिया जाएगा। तालाब निर्माण के लिए कम से कम 70 डेसिमल निजी जमीन होना जरूरी है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय गुमला में 15 मई 2017 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। गुमला जिला में वर्ष 2017-2018 के लिए वेद व्यास आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आवास विहीन या कच्चा मकान में रहने वाले 80 मछली पालकों को पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो इससे पहले किसी सरकारी आवास योजना से लाभ प्राप्त नहीं किए हों, वे मछली पालक इस योजना से लाभ लेने के लिए 10 जून तक जिला मत्स्य कार्यालय गुमला में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। पशु की बीमारी की सही इलाज के लिए खून जांच कराना जरूरी होता है, लेकिन खून का नमूना लेने के समय ही कुछ असावधानियों से समस्या और बढ़ सकती है। इससे बचने के लिए पशु के शरीर के जिस भाग से रक्त लिया जा रहा है, वहां के रोए को ब्लेड से अच्छी तरह साफ कर लें और सुई लगाने से पहले चमड़े पर स्प्रिट जरूर लगाएं। ये हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर पशुओं का शरीर रोए से ढका रहता है, जिन पर धूल भालू के कुछ न कुछ अंश लगे रहते हैं। पशु के रक्त जांच के लिए जब खून निकालते हैं तब कुछ एक बूंद चमड़े के ऊपर भी लग जाता है। चूंकि बीमार पशु का खून वायरस या बैक्टीरिया का वाहक हो सकता है, ये दूषित खून दूषित रोए के संपर्क में आए तो बीमारी फैल सकती है। इसलिए खून निकालने के स्थान पर रोआ छिल देना चाहिए और स्प्रिट मल देना चाहिए। किसान भाइयों, जब भी आप पशुओं से रक्त लेना चाहते हैं तो उस एरिया को अच्छी तरह से ब्लेड से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर रोए रहते हैं, बाल रहता है और बहुत सी गंदगी रहती है। तो उसको ब्लेड से साफ़ करके और स्प्रिट लगा दें। स्प्रिट लगाने से वो एरिया बहुत स्टरलाइज हो जाएगा, जिससे कि रक्त जो बहुत अधिक बैक्टीरिया और विषाणु को बढ़ने में सहायता देता है, तो वो इन्फेक्शन वहाँ पर नहीं हो पाए, क्योंकि वो सीधा हम लोग धमनियों में छेद करते हैं और उससे रक्त निकलता है, तो वो इन्फेक्शन वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, हो जाता है। इसलिए उसका सावधानी रखें। खरीफ दलहनी फसल मूंग की बुआई मध्य जून से मध्य जुलाई तक की जा सकती है। राज्य के जो किसान मूंग की खेती करना चाहते हैं, वे इससे बेहतर उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद पूसा विशाल या SML 688 लगाएं। मूंग की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद पूसा विशाल या SML 688 लगाएं। ये रोगरोधी प्रभेद हैं और 60 से 65 दिन में तैयार हो जाते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
जून से बारिश शुरू होगी और इस मौसम में धान की खेती के लिए खेत में जल जमाव का होना बहुत जरूरी है। खेतों का दुरुस्त और मजबूत मेड़ ही अच्छा जल जमाव सुनिश्चित करता है। राज्य के किसान अपने खेत में मेड़ बनाने के लिए कृषि उपकरण बंड फार्मर की सहायता ले सकते हैं। आज हम जानेंगे बैगन फसल में फल छेदक कीट को कैसे नियंत्रित करें। बैगन फसल में यदि 5% से ज़्यादा फल छेदक कीट का प्रकोप दिखे तो साइपरमेथ्रिन 25 EC दवा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें या कार्बेरिल WP 3 ग्राम प्रति लीटर की पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। अब राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। मंडी भाव। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपये से 2400 रुपये, चावल मध्यम 2375 रुपये से 2900 रुपये, चावल उत्तम 3800 रुपये से 6000 रुपये, गेहूँ 2100 रुपये से 2800 रुपये, चना 5800 रुपये से 6200 रुपये, दाल अरहर 6000 रुपये से 6800 रुपये, दाल मसूर 5400 रुपये से 5800 रुपये, दाल चना 6800 रुपये से 7200 रुपये, सरसों तेल 9500 रुपये से 10800 रुपये, चीनी 4080 रुपये से 4300 रुपये, आलू 280 रुपये से 650 रुपये और प्याज 700 रुपये से 900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाई आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और ली कृषि से संबंधित ढेर सारी नई जानकारियां हमारे पास और भी है, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, आज हमारे विशेषज्ञ आपको बताने वाले हैं खरीफ दलहनी फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए खेत की तैयारी कैसे की जाए और प्रभेदों का चयन किस तरह से किया जाए। इसके लिए आइए आपको लिए चलते हैं सीधा स्टूडियो।
किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे खरीफ दलहनी फसलों की खेती और उनके किस्मों के बारे में। और आज हमारे साथ बतौर वैज्ञानिक स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीरज कुमार, जो कि दलहन वैज्ञानिक हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सर, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि दलहनी फसलों की खेती की जब बात आती है, खरीफ दलहनी फसलों की खासकर, उसकी तैयारी से संबंधी बहुत सारी बातें होती हैं जी। अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। कब और किस तरह से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए, कैसे खेत की तैयारी करें किसान भाई? किसान भाइयों को चाहिए कि अभी इस महीने में जो हमारा मई का महीना है, इसमें वर्षा होती है। अगर खेत में नमी है, अगर जुताई के लायक अगर खेत है तो गहरी जुताई करनी चाहिए और मिट्टी को पलट करके छोड़ देना चाहिए। उसके कई फ़ायदे हैं। एक तो कीड़े मकोड़े का प्रकोप कम हो जाता है और जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाता है। इतनी तेज़ धूप होती है कि खरपतवार नष्ट हो जाता है। तो ये दो फायदे हमको एकदम साफ साफ नज़र आता है। अगर हम समय पे गहरी जुताई करके, आप उसको पाटा नहीं करिए, आप खेत को बराबर नहीं करिए, लेकिन जुताई करके छोड़ दीजिए। साथ ही आपको ये ध्यान देना होगा कि सड़ी गोबर की खाद हमारे किसान भाई के घर में होता है, मवेशी वो रखते हैं, तो सड़ी गोबर की खाद खेत में, अभी बुआई में भी समय है, हम जून के आखिर में बुआई करेंगे, तो अभी खेत में उसको डालने की आवश्यकता है। और सड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर दीमक की समस्या उसमें ना हो जी। हमारे किसान भाई को मिट्टी जांच करने के बाद जो पोषक तत्व की कमी अगर नजर आती है खेत बिल्कुल में, यही हम जानना चाहेंगे सर कि अभी किसान भाई, जैसे आपने कहा कि जुताई कर ले, इससे बहुत सारे खरपतवार मर जाएंगे और साथ ही साथ जो कीड़े मकोड़े होंगे, तेज़ धूप होती है। मिट्टी की जांच जब किसान भाई कराएंगे तो कब कराएंगे और किस तरह से कराएंगे? ये समय बड़ा ही उपयुक्त है क्योंकि खेत खाली है। अभी जो जाड़े की फसल है वो कट चुकी है और अमूमन इस समय कहीं कोई फसल किसान भाई नहीं लिए हैं। तो ये खेत खाली होने पे कई जगह से वो मिट्टी उनको निकालना होता है जी। और मिट्टी को करीब आधे किलो के आसपास में उसका सैंपल बना करके वो लैब में भेजना होता है, देना होता है। और मिट्टी जांच क्यों आवश्यक है? कई बारी हमारे किसान भाई पोषक तत्व की कमी होती है हमारी मिट्टी में और उसको वो बीमारी समझ, लक्षण देखने के बाद उनको लगता है जैसे कि ये बीमारी है, कीड़े मकोड़े का प्रकोप है। और वो जैसे कि सल्फर की कमी है अगर हमारे खेत में, हम लोग डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग एमओपी इस्तेमाल करते हैं, तो सल्फ़र उस पहले हम लोग एसएसपी डालते थे तो सल्फ़र मिलता था हमारे खेत में। उसकी समस्या इन दिनों ज़्यादा हो रही है। तो हमारे किसान भाई को चाहिए कि पोषक तत्वों की जानकारी उनको मिल जाएगी। अगर जिंक की कमी है, सल्फ़र की कमी है, अन्य कोई सूक्ष्म पोषक तत्व जरूरी चीज़ें तो हैं, वो बड़ा ही आवश्यक है और ये हमारे किसान भाई अवश्य कर लें। साथ ही अगर अमूमन हमारे प्रदेश में एक आधा जिले को छोड़ दें तो अमूमन हमारी मिट्टी अम्लीय है। तो दलहनी और तिलहनी फसल में हमारे किसान भाई को चूने का प्रयोग करना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर आप लाइन में अगर चूने का प्रयोग करें तो फ़ायदा ये है कि लागत कम लगेगी। आपको 3-4 क्विंटल चूने से हेक्टेयर भर के खेत का आपका जो है अम्लीयता है वो अब ख़त्म आप कर सकते हैं। और जब आप बीज गिराने से पहले लाइन खोलते हैं उस टाइम पे आप कतार में चूना डालें तो ये बेहतर होगा। बिल्कुल। जब ये बात चली है तो एक और महत्वपूर्ण बात आती है जब हम बात करते हैं दलहनी फसलों की, राइजोबियम कल्चर। ये राइजोबियम कल्चर कैसे करें और क्या इसका लाभ कितना मिलेगा किसान भाइयों को? अगर लाभ की बात करें तो 20 से 30% उपज में फ़र्क होता है, जो कि बहुत बड़ा लाभ है और बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है। हमारे किसान भाई को राइजोबियम कल्चर हर फसल के लिए अलग आता है। जैसे बरसात में अगर हम उड़द लेते हैं, मूंग लेते हैं और अरहर लेते हैं तो अलग पैकेट होता है, हर फसल के लिए अलग पैकेट होता है। आपको अभी उसको एश्योर कर लें आपकी, आपको ये जब मौसम आएगा, जब लगाने का समय होगा तो आपको वो मिल जाए। हमारे विश्वविद्यालय में मृदा विभाग में ये इसकी उपलब्धता है और अगर आप वहाँ से पैकेट लें तो करीब आधा एकड़ खेत में लगाने के लिए 1 पैकेट राइजोबियम कल्चर चाहिए होगा। यानी कि अगर अरहर हम
आधा एकड़ में 4 केजी बीज चाहिए होता है, तो 4 केजी बीज आप एक पैकेट से आप उपचारित कर सकते हैं। और इसकी विधि उस पर लिखी होती है, लेकिन आप 100 ग्राम गुड़ को आप गर्म कर लें पानी में, वो पूरी तरह से जब खौल जाए तो उसको ठंडा होने छोड़ दें, और उस पैकेट को, एक पैकेट जो आपका राइजोबियम कल्चर का पैकेट है वो उसमें आप डाल दें वो, और उसको चलाने के बाद जो 4 किलो बीज है, ये मैं आधा एकड़ बीज कह रहा हूँ। अगर उड़द मूंग में आप 30 किलो बीज लेते हैं तो वो 8 किलो के आसपास में आप एक पैकेट से उपचारित कर सकते हैं। तो उपचारित करने के बाद उसको छाया में सुखाएं, और उसको लगाने के बाद कई फायदे हैं। इन दिनों हम लोग ये सलाह देते हैं किसान भाइयों को कि जो आप बीजोपचार करते हैं, अब लगभग सारे किसान भाई जान गए हैं कि बीमारी से बीजोपचार करने के लिए हमको बेबिस्टीन डालना है जी। 1 किलो बीज अगर है तो 2 ग्राम बेबिस्टीन, अब सारे किसान भाई जान गए। अब आगे बात करनी है कीड़े मकोड़े का भी प्रकोप ना हो, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को करीब 4-5 मिलीलीटर क्लोरोपायरिफास दवा का भी हमको इस्तेमाल करना है। करीब 4 ml दवा हमको 1 किलो बीज के लिए चाहिए। तो पहले हम बेबिस्टीन से उपचारित कर लें, उसके बाद क्लोरोपायरिफास से कर लें कीड़े से उपचारित करने के लिए, और तब राइजोबियम कल्चर। ये जो क्रम है हमको इसी क्रम में इस्तेमाल करना है, और फायदा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। और कई बार खरपतवार, जैसे आपने शुरू में कहा कि उससे काफ़ी कम हो जाएगा अगर मतलब हम जुताई कर लेते हैं पहले, तो खरपतवार नाशी जो दवाएं होती हैं उसका उपयोग कब और किस तरह से करें, कहाँ से प्राप्त करें? मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ, खरपतवार नाशी दवा इसलिए हमारे किसान में इस्तेमाल करके मैंने देखा है किसान के खेत में बरसात में खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। फसल को कंपटीशन जो होता है ना, तो फसल की बढ़वार को वो रोक देता है, इतना ज़्यादा खरपतवार होता है। तो एक तो जो हमने शुरू में बात करी कि आपको गहरी जुताई करनी है, उससे फ़ायदा होगा, खरपतवार का आना कम हो जाएगा। उसके बाद जब आप बुआई करते हैं खेत में, अच्छी तरह से खेत तैयार करें, खरपतवार को निकाल दें, उसके बाद बुआई करें। बुआई के तुरंत बाद 1 दिन 2 दिन के अंदर, मतलब आपका अंकुरन नहीं हुआ हो फसल का, उससे पहले आपको पेंडिमेथिलीन दवा देना होता है, जो लगभग हर अच्छी दुकानों में उपलब्ध है। ये बहुत आसान सा जल्दी मिलने वाला खरपतवार नाशी है पेंडिमेथिलीन। आप इसको इस्तेमाल करें। ये 1 लीटर पानी में 5 ml दवा मिलाएंगे। अब आपको ये ध्यान देना है कि करीब 200-250 लीटर पानी आपको आधा एकड़ खेत में लगता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि उतनी दवा चाहिए। 1 लीटर पानी के लिए आपको 5 ml दवा चाहिए। आप जितने आपकी खेती है उस हिसाब से आप ये दवा का इस्तेमाल करें, और ये इसकी उपलब्धता आपने कही ये बड़ी आसानी से। दूसरी दवा है, उसकी उपलब्धता बहुत आसानी से नहीं मिलेगी, वो इमाजेथाइपर है। इमाजेथाइपर बहुत अच्छी दवा है दलहनी फसल के लिए। ये आपको बुआई के 20 दिन बाद डालना है खेत में, और उसके बाद आपको निकाई गुड़ाई आप नहीं भी करें, खरपतवार नहीं आएगा। अगर ये इमाजेथाइपर 20 से 25 दिनों बाद खेत में डल गया, ये करीब 1 लीटर पौना लीटर आपको 1 हेक्टेयर में चाहिए होता है। 750 ml दवा 1 हेक्टेयर में चाहिए होता है, और ये आपको हर जगह शायद नहीं मिले। आपको रांची में भी नहीं मिल सकता है, ये आपको पटना मिल सकता है, रायपुर, इधर छत्तीसगढ़ में रायपुर में मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ अपने दुकानदार को, अगर गांव में ज़रूरत है, अगर इसकी आप समझते हैं, तो पहले से रांची के जो विक्रेता हैं उनको आप पहले से कह देंगे, तो वो या तो इंतज़ाम कर देंगे, कहीं ना कहीं से आपको मंगा करके दे देंगे। ये बहुत ज़रूरी दवा है। और अब हमारे पास काम करने वाले लोग खेत में परिवार के सदस्य नहीं हैं, तो हमको ये दवा पे अब आश्रित रहना पड़ रहा है। इससे बहुत निकौनी वगैरह के लिए दिक्कत होती है, निकाई गुड़ाई नहीं हो पाता है, और पहले सदस्य ज्यादा हुआ करते थे, अब नौकरी की तरफ जा रहे हैं, चाहिए श्रम शक्ति में कमी दिक्कत आ रही है, तो उसमें ये बहुत कारगर है। अब हम जानना चाहेंगे सर कि जब हम लगा रहे हैं तो किस्मों का चुनाव किस तरह कर रहे हैं, और जो अरहर है चाहे मूंग है, तो कौन कौन सी किस्में इस क्षेत्र के लिए, यहाँ की जलवायु के लिए और इस वक्त के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है किसानों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि किस्में हर तरह की हैं। आप जल्दी तैयार होने वाली किस्में भी ले सकते हैं, मध्यम अवधि की किस्में भी ले सकते हैं, और लंबी अवधि की किस्में ले सकते हैं। खास करके अरहर में, अरहर का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, और मिट्टी में उसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक जाती है, तो जो पानी की कमी है, और अमूमन हम दलहनी फसल टाँड़ में लेते हैं, जहाँ पे पानी हम पटा नहीं सकते हैं, ऊपर वाले पे हमको पूरी तरह से आश्रित रहना है। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि हमको ये निश्चित करना है कि हमको फिर जाड़े में कोई फसल लेनी है कि नहीं। अगर जाड़े में फसल नहीं लेनी है तो हम मध्यम अवधि की किस्म ले सकते हैं। हम देर वाली किस्म नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जो खरीफ बीता है पिछले साल, जाड़े में पानी नहीं गिरा है, इस वजह से हमको लगता है कि अक्टूबर
15 अक्टूबर के बाद से कोई वर्षा नहीं हुई है और इस वजह से जो लंबी अवधि की जो फसल है वो प्रभावित हुई। उसमें फली और दाने वगैरह लगने के समय, फूल लगने के समय ही नमी की कमी हो गई और समस्या हो गई। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 2% यूरिया का अगर फूल पे आप छिड़काव करते हैं 2% यूरिया का, तब भी ये फायदेमंद। अगर नमी की कमी है तो हमारे किसान भाई को ये कार्यक्रम करना चाहिए। अगर फूल आ रहा है या फली बन रहा है आपके फसल में, तब किस्मों की आपने बात की है, उपास 120 बहुत अच्छी किस्म है जो 130 दिन में काटने लायक हो जाती है। बिरसा अरहर एक है अरहर में जो करीब 185 से 90 दिन में काटने लायक होती है। लंबी अवधि में जाएंगे तो बहार एक बहुत अच्छी किस्म है जो 230-240 दिन का समय लेती है। अगर आप उड़द की तरफ चलें तो उड़द में बिरसा उड़द एक बहुत अच्छी किस्म है। उसके अलावे पंत U31, पंत उड़द 31, ये मतलब दोनों किस्में बहुत अच्छी है और हम अपने प्रदेश के किसान भाइयों को जरूर कहेंगे कि इसकी उपलब्धता अगर उड़द लगानी हो तो आप सुनिश्चित करें। मूंग की तरफ अगर चलें तो उसकी जो किस्में हैं वो पूसा विशाल बहुत अच्छी किस्म है। आपको SML 668 668 SML 668 ये आप बरसात में भी लगा सकते हैं और गर्मा में भी मूंग लगाते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी किस्म है। आप वो लगा सकते हैं। हम 16 HUM हम 16 के नाम से एक किस्म है जो हमारे प्रदेश में अनुशंसित किस्म है, बहुत अच्छा करी। तो हमारे किसान भाई को जो लागत लगता है उसमें जो बीज है वो बहुत सबसे मुख्य लागत है, उस पर हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बीज अगर आप बढ़िया खेत में डाल दिए तो आपकी उपज अच्छी आएगी। आप अगर बहुत ध्यान नहीं भी देंगे तो अच्छी उपज आएगी। बीज आपका गलत है या फिर अशुद्ध है, अरहर में समस्या होती है, उसमें पर परागन होता है, तो बीज की शुद्धता सही में बहुत मुश्किल में होती है अरहर फसल में। उड़द मूंग में मैं नहीं बोलूँगा कि बीज आपका अशुद्ध है, उसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि अरहर फसल या दलहनी फसल में आप जब खेती कर रहे हैं तो खेत का बदलाव भी करें। बिल्कुल यही प्रश्न है मेरा कि खेत का बदलाव क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। आप देखें, अगर हमारे किसान भाई एक ही खेत में एक ही फसल बार बार लगा रहे हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े या फिर जो बीमारी है उनको हम सह दे रहे हैं, उनको वहाँ पे स्टैब्लिश करने दे रहे हैं मिट्टी में। आप फसल काट लेते हैं, वही मिट्टी में वो रह जाता है, जो फिर अगली जो फसल आती है उस टाइम पे वो आपके फसल को परेशानी में डालता है। तो मैं उदाहरण लेता हूँ, उकठा रोग की समस्या होती है। आप किसान भाई आप देखते होंगे, उकठा रोग आप लगाते हैं अरहर बार बार किसी एक ही खेत में तो उकठा रोग की समस्या होती है, सूख जाता है आपका पौधा, या फिर बांझपन आ जाता है, वो पत्तियां छोटी हो जाती है, पीली हो जाती है, ज़्यादा पत्तियां आती हैं और फूल और फली नहीं आता, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टेलिटी मोजैक, तो वो बांझपन भी आ जाता है। तो आपको चाहिए कि जो हमने किस्में बताई हैं आप इस किस्म को लगाएं, इसमें ये समस्या नहीं है। और आपको खेत का बदलाव करने से आप कीड़े मकोड़े फिर वहाँ पे 1-2 साल अगर आप खेती नहीं करेंगे तो कीड़े मकोड़े वहाँ से निकल करके दूसरे खेत में चले जाएंगे, फिर आप वापस आए उस खेत में फिर से खेती करें। तो इसलिए वो बदलाव बहुत जरूरी है। और इसी क्रम में एक और बात आती है अंतर्वर्ती फसलों की, जो इंटरक्रॉपिंग की जब हम बात करते हैं तो वो किस तरह से करें किसान भाई, क्या लगाएं कि ताकि उनको बेहतर लाभ हो, कीड़ों मकोड़ों से भी उनको। हमारे प्रदेश में हमने किसान के खेत में देखा है कि यहाँ पे अरहर के साथ वो कई बारी भिंडी लगाते हैं, आप मूंगफली देखा है, हमने मड़ुआ देखा है लगाते हुए किसान भाई को, हमने देखा है आपको जिंजर जो अदरक लगाते देखा है, और मक्का के साथ देखा है इंटरक्रॉपिंग। और ये जरूर ध्यान दें कि जो अरहर की किस्म आप चुनें वो थोड़ी अवधि उसकी ऐसी हो कि मक्का या ग्राउंडनट मतलब मूंगफली या फिर जो भिंडी है उससे उसका कंपटीशन नहीं हो, मतलब वो दोनों एक साथ तैयार ना हो। आप मक्का काट लें, दूसरी जो अंतर्वर्ती फसल है वो काट लें, और अरहर उसके बाद उसको थोड़ा मौका मिले बढ़वार का या फिर फूल फली आने का। तो ये जो भी हमारे किसान भाई प्रैक्टिस में करते हैं ये बहुत अच्छा है। बस ये ध्यान देना है कि बीज आपका शुद्ध हो, समय पे हम लगाएं, जो दूरी होनी चाहिए। इससे फ़ायदा एक और है कि जो अरहर अगर हम लगा रहे हैं 60x60 पे, मतलब कतार से कतार की दूरी 60 का है, 60 सेंटीमीटर का है, तो बीच में जो खाली जगह होता है ना वहाँ पे खरपतवार की समस्या होती है। अंतर्वर्ती खेती करेंगे, अगर आप उड़द लगा दिया, आपने मक्का लगा दिया,
ग्राउंडनट लगा दिया, मूंगफली लगा दी, तो बीज का जो जगह है वो भर जाता है, उपयोगिता भी हो गई उसकी और उपज भी बढ़ जाना जाती है। हाँ। अल्टीमेटली हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा और उपज ज़्यादा होगी और आपका जो खरपतवार की समस्या है उसमें भी आपको थोड़ी कमी आ जाएगी। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि आप लगाएं और इसमें रिस्क कम होता है, कोई ना कोई फसल अच्छी हो जाती है तो किसान को इसमें फायदा ही होता है। जी। सल्फर का प्रयोग कितना ज़रूरी है? तिलहनी और दलहनी फसलों में हम लोग हमेशा किसान भाई लोगों को, भाई बहनों को आगाह करते हैं कि यूरिया जितना ज़रूरी है उतना ही फास्फोरस, उतना ही पोटास, उतना ही सल्फर। सल्फर की कमी होने पे कई बार जो आपके बीज हैं, दाने हैं, वो पुष्ट नहीं होते हैं, तेल की मात्रा अच्छी नहीं होती है। तो दलहनी और तिलहनी फसलों में ये चीज़ें बड़ा ज़रूरी है। तो आपको एसएसपी अगर नहीं मिल पा रहा है तो जिंक सल्फेट आप अलग से हेक्टेयर भर में 100 केजी जिंक सल्फेट आप डालें। और जो हम लोगों ने चूना की बात कही वो भी डोलोमाइट के फॉर्म में आता है, या बहुत अन्य तरीके से आपको वो चूना का प्रयोग भी करना है। तो अगर जो रासायनिक खाद बैलेंस अगर हमको पूरी तरह से संतुलित हो, हमें सिर्फ चावल नहीं खाना है, दाल भी खाना है, हरी सब्जी भी खानी है, ताकि हमको प्रोटीन भी मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले और सारी चीज़ें मिले तंदुरुस्त रहने के लिए। उसी तरह से आपको सारी चीज़ें चाहिए होती है और उसी तरह से हमारे मिट्टी को भी सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको हमको बनाए रखना है ताकि हमारे किसान भाई को उपज जो है वो बढ़िया मिले और वो खुशहाल रह सकें। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप खरीफ दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। खास करके आप मिट्टी की जुताई इस वक्त कर लें जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। साथ ही साथ आप मिट्टी के जांच के अलावा बीजोपचार अवश्य कराएं। राइजोबियम कल्चर की जहाँ तक बात है उसकी पूरी जानकारी लेकर उससे कल्चर करें। इसके अलावा जब आप किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि जो किस्में आपके क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो अवधि के हिसाब से जो अच्छी है, उन किस्मों का चुनाव करें। और साथ ही साथ आप सल्फर का भी प्रयोग करें, संतुलित मात्रा में उपयोग करें सारी चीज़ों का। किसान भाई, अगर आप इन तमाम चीज़ों का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल अच्छी होगी। सर, बहुत बेहतर जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। जोहार।